देख रहे हैं न्यूज बीट पारस जहांजेब के साथ। एक और इलेक्शन, एक और शिकस्त और संगीन इल्जामात, ये हैं वो बीट्स जिन पे बात करेंगे आज न्यूज बीट में। फोरेंसिक ऑडिट मांगी है, हमने रीकाउंट मांगेंगे और टाइमिंग मांगेंगे कि हमको टाइम स्टैम्प दिखा दो कितने बजे। हमारे कैंप्स के ऊपर सबसे ज्यादा रश थी, लेकिन जब हम अपने रिजल्ट को देखते हैं उसके आधे से भी नीचे रिजल्ट आता है। मेरे से बड़े बड़े गलत फैसले भी हो जाते हैं। टिकट्स देने में भी मैं जब देखता हूँ माजी में तो मैं समझता हूँ मैंने बड़ी बड़ी गलतियाँ की। उसको वजीर बना देता, इसको ना करता, ये मैं सोचता रहता हूँ सारा वक्त। दहशतगर्द जो प्राइम मिनिस्टर हाउस में इस वक्त बैठा हुआ है, इदारों को इन्वॉल्व करके उनके सरबराहों को प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में बुला के फलां को अंदर करो, फलां के खिलाफ मुकदमा बनाओ, नहीं भी बनता तो बुलाओ। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं पारस जहांजेब। इल्जामात, इल्जामात और इल्जामात। पाकिस्तान की सियासत एक बार फिर इल्जामात की धुंध में गुम हो रही है। इल्जाम लगाने वाला एक साबिक सरकारी मुलाजिम, ग्रेड 22 से रिटायर होने वाला पुलिस ऑफिसर और पाकिस्तान की सबसे बड़ी तहकीकाती एजेंसी का साबिक सरबराह है। और जिस पर इल्जाम लगाए जा रहे हैं वो पाकिस्तान का चीफ एग्जीक्यूटिव है, उस ऑफिसर का साबिक बॉस है, पाकिस्तान का वजीर आजम है। अब इल्जामात संगीन हैं, इल्जामात अपने मुखालफिन को कुचलने के हैं, इल्जामात इख्तियारात के गलत इस्तेमाल के हैं, इल्जामात इंतकाम के हैं, इल्जामात सियासी मुखालफिन को जेलों में डालने के हैं, उनके खिलाफ बगैर सबूत मुकदमात बनाने के हैं। साबिक DGFIA बशीर मेमन के इल्जामात तहकीकात का तकाजा तो करते हैं और सच तक पहुंचने के लिए तफ्तीश लाज़िम है, तहकीक जरूरी है, दूध और पानी को अलग अलग करने की जरूरत है, क्योंकि ये सवाल है चीफ एग्जीक्यूटिव के ऑफिस की इज्जत का, इख्तियारात के दुरुस्त इस्तेमाल का, बिला तफरीक एहतसाब का। और ये इल्जामात तरदीद करने से खत्म नहीं होंगे, कानूनी नोटिस भेजने से भी खत्म नहीं होंगे, बशीर मेमन के कारोबार पर, उनकी जमीनों पर, उनके मिलों पर छापे मारने और इंतकामी कार्रवाइयों से भी खत्म नहीं होंगे। आज एक शख्स ये इल्जामात लगा रहा है, अगर इनका इजाला ना किया गया तो कल सारा मुल्क यही इल्जाम दोहराएगा। हर पाकिस्तानी इन इल्जामात को सच समझेगा और ये इस हुकूमत के खिलाफ बहुत बड़ा केस बन सकता है। ये वजीर आजम इमरान खान के खिलाफ बहुत बड़ा केस बन सकता है। अब उम्मीद है कि वजीर आजम इन इल्जामात की तहकीकात के लिए जुडिशल कमीशन बनाने की दरखास्त करेंगे। वैसे सवाल एक और भी है कि बशीर मेमन 2 साल तक खामोश क्यों रहे और इस मौके पर ही क्यों सामने आए। दूसरी तरफ ज़िमनी इंतखाबात के नताइज में तहरीक इंसाफ के हिस्से में मुसलसल सिर्फ शिकस्त ही आ रही है। कराची में तहरीक इंसाफ अपनी जीती सीट बचाने में आखिर क्यों नाकाम रही। प्रोग्राम में आज जरा इस पर भी बात करेंगे और आज प्रोग्राम में हमें ज्वाइन किया है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से सरदार नबील गबोल साहब हमारे साथ मौजूद हैं, PMLN से जावेद अब्बासी साहब ने ज्वाइन किया है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से सेनेटर ऑन अब्बास प्रोग्राम में मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका प्रोग्राम में शिरकत के लिए। पहले एक ब्रेक लेते हैं, देखते रहिएगा न्यूज़ बीट। और अब्बास साहब आपसे शुरू करते हैं। सर, चंद माह से ऐसा क्यों, मैं पहले NA 249 के ऊपर बात कर रही हूँ जो ज़िमनी इलेक्शन कल हुआ है, चंद माह से ऐसा क्यों हो रहा है कि इलेक्शन के नताइज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हक में नहीं आ रहे। अब तक 9 ज़िमनी इलेक्शन हुए हैं जिसमें से 8 आप लोग हार चुके हैं। डस्का है, वजीराबाद है और अभी कल नौशेरा है, कल कराची वाला इलेक्शन है। क्या लगता है अवाम आप लोगों की कारकर्दगी पे भरोसा नहीं कर रहा है, वो कारकर्दगी जिस पे वजीर आजम इमरान खान फख्र महसूस करते? देखिए बीबी, जो बाई इलेक्शंस होते हैं उसके डायनेमिक्स बहुत डिफरेंट होते हैं। ये नॉर्मल इलेक्शंस नहीं होते जिसमें एक वेव चल रही होती है, जैसे एक जनरल इलेक्शन वेव चलती है कि इस्लामाबाद का रिजल्ट, लाहौर का रिजल्ट कराची को मुतासर कर रहा होता है। बाई इलेक्शन के अपने डायनेमिक्स हैं और हुकूमतें जीतती हैं। देखिए, और खासतौर पर कराची का इलेक्शन जो है ना उसके अपने डायनेमिक्स। अब जो NA 249 इसको मिनी पाकिस्तान कहते हैं, डिफरेंट बिरादरियाँ, डिफरेंट ज़बानों के लोग रहते हैं और उनका वोटिंग ट्रेंड जो है वो भी बड़ा डिफरेंट किस्म का होता है। लेकिन इसमें एक चीज़ ममासलत है कि अगर डस्का में हमारे नून लीग के दोस्त जो चीज़ पे चीख रहे थे कि जो हुआ था आज भी वही चीख रहे हैं। एक तो ये मसला आप देख लीजिए कि इनके वो जो एक रोना था, हर रिजल्ट पे रिगिंग का इल्जाम लगा, वो आज भी वही लगा रहे हैं। और उसके में रोना था, मैं अगली बात करने जा और अगली बात मैं परफॉर्मेंस की बात पे थोड़ा सा कर लूं फिर आपके पॉइंट पर। आपने मुझसे परफॉर्मेंस का पूछा। सिंध में हमारी हुकूमत नहीं है, सिंध में हमने सड़कें नहीं बनाने, नालियां पुलें हमने नहीं बनानी थी। हमारे पास था K4, हमारे पास था ग्रीन लाइन, हमारे पास था 1100 अरब रुपए का पैकेज जिसमें 650 अरब हमने
देना था, 400-450 पीपल्स पार्टी देना था, उसको इंप्लीमेंट करना, जो कि इन्होंने हमारे साथ कोऑपरेट ना करके ना किया। तो लोगों ने हमें परफॉर्मेंस वोट नहीं दिया। लेकिन NA 249 में लास्ट इलेक्शन कौन जीता? आप अगली बात आप सुने, लोगों को शिकवा है कि फैसल वाडा ने जीतने के बाद उस हल्के में जाके झांका नहीं, सड़कें वहां की खराब, पानी वहां नहीं है, सीवरेज के मसाइल वहां पर हैं। फैसल वाडा 2.5 साल से ऑपोजिशन की क्लास करते रहे और अब सेनेटर बन के मजे से बैठ गए हैं। वो टोटल जो टर्न आउट जो है वो देखिए कितना डाउन गया है। रोजों की वजह से लोग बाहर नहीं निकले, कोविड की वजह से, और कुछ हमारी खामियां होंगी, हमारे कैंडिडेट की खामियां होंगी। जिस तरह जरदारी साहब ने प्लान करके, ये पूरा प्लान करके इलेक्शन को स्नैच किया है, इस पे कोई बात नहीं कर सकता। यानी कि आज से आप ही देख लें, आज से एक हफ्ता पहले अगर आपके प्रोग्राम में बात की जाए, पीपल्स पार्टी का कैंडिडेट मौजूद था, कोई मंदू खेल का नाम जानता था, या वो नून लीग की बात कर रहे थे, हमारी बात कर रहे थे। भी आते ना इस हल्के में तो हम कहते कि बड़ा तगड़ा, बड़ा सख्त मुकाबला हुआ है, लेकिन चौथे 5वें नंबर पे सिर्फ 2.5 सालों में आना, आप लोगों को नहीं लगता कि हंगामी बुनियादों पर आपको इसका तज्जिया करके गरीब आदमी को टिकट दिया जाएगा, जब एक गरीब आदमी अरबपति के मुकाबले में इलेक्शन लड़ेगा, उसके साथ ये होगा। ये पूरे पाकिस्तान में 70 साल से हुआ है, लेकिन 23 में ऐसा नहीं हुआ। ये अफरीदी 23 में इमरान खान के डायरेक्ट, लेकिन देखिए हर चीज की एक बंदा जनरेटर वाला बंदा कितना एक इलेक्शन लड़ सकता था, वो तो बेचारा सोशल मीडिया पे अपनी कैंपेन नहीं चला पाया। बीबी कराची में, टिकट के ऊपर कराची में जहां आजाद इलेक्शन नहीं लड़ा, गबोल साहब से पूछे कि लियारी में जहां से ये इलेक्शन लड़ते हैं वहां पे इमरान खान का नजरिया चल सकता है। वहां पे लोकल डायनामिक्स होते हैं, कौन जबान कौन सी बोलता है, सिंधी कौन बोलता है, बलोच क्या है, ये सारे डायनामिक्स गबोल साहब NA 249 के हवाले से पहले तो बहुत मुबारक हो आपको, लेकिन क्या वजह है आपके जो ये इत्तेहादी हैं ये आपकी जीत से सर खुश नजर नहीं आ रहे? वो कह रहे हैं कि 11 बजे तक तो नून लीग अपनी जीत का ऐलान कर रही थी, फिर वो कहते हैं 190 पोलिंग स्टेशंस के जब तक रिजल्ट आए हम उस वक्त तक जीत रहे थे और फिर अचानक हुआ ये कि जादू हो गया, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से जीत गई। इन्होंने जल्दबाजी की है या फिर कोई धुंध कुछ पड़ गई थी वहां पर भी? अव्वल तो कराची में धुंध पड़ती नहीं है, कभी कभी क्या पता पड़ गई हो। और दूसरी बात यह है कि ये हमारे एलाइज हैं, हम उनको आज तक अपने एलाइज समझते हैं। ये भले हमसे नाराज हो, लेकिन ये अनकरीब हमारे साथ दोबारा ही बैठेंगे इंशाल्लाह PDM में। और ये आप तैयार हैं बैठने के लिए? नहीं, हम तैयार तो है, मौलाना साहब कह रहे हैं आप चाहते हैं। हमें कोई इतना बड़ा कोई हमारे डिफरेंसेस नहीं है कि हम तैयार ना हो। 2018 का रियल इलेक्शन जो था ना, उसका जो है वो जो ट्रेलर 2018 में उन्होंने चलाया था, तो फिल्म अभी चला है। और वो रियल फिल्म इसलिए अभी चलाना पड़ा क्योंकि बताना पड़ा कि पूरा 14 सीट जितने कराची में वो इसी तरह जीती है PTI। अच्छा, इसी तरह जीती है जिस तरीके से फैसल वाडा जीता है। और अब जो इलेक्शन होगा, चाहे अब आप 14 में से 14 सीट में करा दें, मैं सियासत छोड़ दूंगा, कोई एक सीट में भी PTI जीत कर बता। ऐसा क्या जादू कर दिया आपने 2.5 साल में कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से इस हल्के में अवाम बेजार हो गई? हमें छोड़ दे। आप मुझे एक चीज बताएं, फैसल वाडा पानी का मिनिस्टर था ना, वाटर मिनिस्टर था, उसके पूरे हल्के में पानी नहीं था। बिल्कुल ऐसे ही है। लोगों ने कहा कि PTI वाले, आपको पता है कितनी जगह PTI वालों के साथ लोगों ने बदतमीजियां की हैं इस बात के ऊपर। फैसल वाडा जो है वहां पर टोटली इस 2.25 साल में 2 दफा जाके वो भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आया वहां पे। मुझे एक चीज बताएं, जब आप पानी भी नहीं दे सकते वहां पर, पानी ये जो कहते हैं जी सिंध गवर्नमेंट का, हमने K4 की बात इन्होंने की, कहाँ है K4 कंप्लीट हुआ? ग्रीन बसेस की बात की, कहाँ है बसेस? दिया आपने? हमने पुल बना के तैयार करके रखा हुआ, हम बसों के इंतजार में जो रोज पोर्ट पर बाहर बैठे होते हैं कि बसें आ रही है, बसें आ रही है। आप ताउन नहीं करते? नहीं, ताउन किस बात का करें? हमें मैं इस प्रोग्राम में बोल रहा हूँ, आप दे हमें 1100 अरब का आपने झूठा वादा करके आए हैं, और आप फिर करके आए हैं। बलूचिस्तान में भी जाके वादे करते हैं, आप उस पर अमल तो करें। चैलेंज करेंगे, हारने वाला कभी मुतमईन नहीं होगा। चैलेंज करें अगर जाते हैं इलेक्शन कमीशन में, दस का वाला फैसला दे दिया इलेक्शन कमीशन ने, फिर क्या होगा? इलेक्शन में जाएंगे। इलेक्शन कमीशन कह रहा है साबित हो गई ना धांधली, तो कार्रवाई होगी। इस दफा तो हमसे कुछ कोताहियां हुई जो कम वोटों से हम जीते हैं। एक सवाल पूछ लूं मैं, सिर्फ एक सवाल, हम हार गए, मान लिया, नून लीग हार गई, चलो हमारा नेट, तो आदत हो गई। ये जो जीते हैं सिर्फ अपनी परफॉर्मेंस बता दें कि कराची में किस परफॉर्मेंस पे 16,500 इनको वोट पड़ा है, सिर्फ इसका एक मंतक बता दें मुराद अली शाह का। सिर्फ इसी परफॉर्मेंस पे कि हम भोजदार की गवर्नमेंट नहीं है, मुराद अली शाह, ये मुराद अली शाह की गवर्नमेंट है, और वो मैनेज करना चाहता है। पीपल्स पार्टी साइंस आती है इलेक्शन की, वो तो उस बारे में तो नून लीग मशहूर है। मैंने तो सादिक सिनानी को कहा था हम सबको ना कराची भेजे ट्रेनिंग के लिए, पेप्स जब हमें कुछ नहीं सिखाया। आपके चीफ मिनिस्टर भोजदार को ट्रेनिंग देने के लिए तैयार है, उसको कहें मिठाई का डब्बा लाए मेरे पास, जितना मुझे ट्रेनिंग हासिल है ना इस चीज में। 45 फॉर्म इनको बाकी मैनेज करना आता है, हमें शायद मैनेज नहीं करना आता। ये तो मुकाबला PDM वर्सेस PDM था, मिठाई का डब्बा लेकर आओ, हम बताएंगे इलेक्शन जीता कैसे। वैसे ये मुकाबला PDM वर्सेस PDM था, अगर दोनों साथ मिलकर लड़ते मुश्तरका उम्मीदवार होता, सोचें कितनी बड़ी लीड से जीते। फिर इन्होंने हमारे से कसम से
से उन्होंने हम रिक्वेस्ट पहले की थी दिन अपना से- उम्मीदवार दस्तबरदार मैं- करा दो, आपने कहा नहीं। हाँ, देखिए चल कर गए थे वो दस्का आपके में पास अभी कराची में कराची में 249 में। शुरुआत उस वक्त हमारे बिल्कुल डिफरेंस ठीक। जावेद अब्बासी साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तो खैर हार चुकी है, लेकिन जो आपकी ये इत्तेहादी है ना, इनकी जीत आप लोगों से कहा जा रहा है कि आप उससे सेटिस्फाइड नहीं है, आप इनकी जीत को मान नहीं रहे हैं, तो मुबारकबाद देंगे? वैसे जुमे की मुबारकबाद तो इन्होंने दी है आपको। ये इलेक्शन जो कल हुआ है उसका रिजल्ट अभी आज सुबह तक आया है जी, इसके बड़े खास तहनामे के ये जीतने वाले को खुद भी नहीं पता कि मैं किस तरह जीता हूँ अचानक। और अगर उसको कबूल साहब कह रहे हैं रह गई बहुत सारी जो चीजें। कबूल साहब अगर वक्फे में जो बात कह रहे थे अगर उसमें से आधी बात भी आपके इस चैनल में बता देते तो ज़िला आ जाए लेकिन क्या कर ये क्या कहते। लेकिन बहरहाल अब ये मामला इलेक्शन का एक मामला हमारे यहाँ बदकिस्मती ये रही है कि हर दफ़ा हम सब ने यही सोचा जी कि इस मुल्क में फ्री एंड फेयर इलेक्शन होने चाहिए और कम से कम लड़ने वाली पार्टी तो एक दूसरे का खैर है, वो बाज़ दफ़ा हारने वाला ये कहता है कि मेरे साथ धांधली हुई है और ये बिल्कुल ये मैं इस बात से इत्तेफाक करता हूँ। मुझे आप बता दें, कोई और बता दे, किसी ने ये सोचा था कि इस हल्के का ये रिजल्ट आएगा? आप जीत जाते तो ठीक होता। नहीं, हमारा जीत जाने का मकसद ये कि थ्रू आउट जब हम पिछला इलेक्शन 2018 का हम लड़े जी और हारे, इस तनाज़र के साथ कि आप पता है कि पीटीआई की क्या पोजीशन थी उस वक्त, किस तरह इसको जिताया गया है, किस तरह इसको आगे लाने की कोशिश की गई, उस वक्त भी हमारा और पीटीआई का मार्जिन बहुत कम था। ऐसा कहीं यहाँ तो नहीं हुआ जिताया गया हो यहाँ भी आखिरी वक्त? देखिए वो तो वक्त पे बताएंगे, सारी चीजें पता होगी तो आप भोंडी कोशिश कह रहे हैं ना। मैं ये कह रहा हूँ कि बदकिस्मती ये हो गई है कि हम हर वही जिसका जहाँ जोर चलता है वही तरीका कार अख्तियार कर रहे हैं जिससे आने वाले इलेक्शन और मजीद मशकूक सर चुराया कैसे इलेक्शन को? ये तो कबूल साहब से पूछ आपको पता होगा चोरी कैसे की? ये अग्रीड पार्टियों से पूछ लेंगे। हाँ, इस इलेक्शन में एक बात बहुत बड़ी डिटरमिन होगी, ये तो जरूर है कि इस इलेक्शन पर क्वेश्चन है, इस इलेक्शन पर बात होगी, ये जाएंगे। हम सब कह रहे थे, सारी जमात एक बात पर कह रहे थे कि पीटीआई को मैंडेट नहीं था, पीटीआई को पूरे पाकिस्तान में मैंडेट नहीं मिला हुआ था, ये मैंडेट, और जब भी सही इलेक्शन होगा इनका अंजाम जो है वो नजर आ जाएगा। वो डिस्का में आप देख लें, वो नौशहरा में आप देख लें, वो वजीराबाद में आप देख लें। हो गया कराची में? नहीं, मैं ये कह रहा हूँ ये भी नहीं हुआ। नहीं, इनके लिए तो ठीक हुआ है ना। इनको अगर ये इलेक्शन फ्री एंड फेयर होते तो ये हमारा हम जीते तो हमारा कैरेक्टर डीला है। दूसरी बात यह है कि हमारी ख्वाहिश क्या थी, किसी एक इलेक्शन किसी एक सीट के इस वक्त जीतने हारने से किसी हुकूमत ने नहीं चले जाना, लेकिन सब पार्टियों की ये ख्वाहिश थी कि अगर आज पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और हम और पीडीएम के प्लेटफॉर्म पर एक मामला करते हैं कि 2018 का इलेक्शन जो था वो धांधली ज्यादा था, वो इलेक्शन मैनेज किया गया था, वो सही मैंडेट नहीं था, और अगर हम जहां अपना बस चले हम अगर ऐसा करेंगे तो फिर हमारे नहीं, अगर ऐसा हुआ तो फिर अगर हम ऐसा करेंगे तो फिर हमारे ऊपर क्वेश्चन उठाएंगे। कल कुछ मैनेज हुआ ज़िमनी इंतखाब में? जो इल्जाम आप लगा रहे हैं उनकी तरफ देख कबूल साहब की जो मुस्कुराहट है इसमें बड़े क्वेश्चन नहीं, वो तो कह रहे हैं अभी पूरा काम नहीं किया। उन्होंने एक बड़ी दिलचस्प बात की है, उन्होंने कहा अगर पूरा हम काम करते तो ये हमारी जो है वोट लीड जो है ये इतनी ना होती। वो तो कहते हैं 20,000 हमारी वोट लीड होती। रिजल्ट्स को लेके क्या करना है? चैलेंज करेंगे? आपने कहा है कि चैलेंज करेंगे, कोई रीपोलिंग या रिकाउंटिंग की दरखास्त देंगे, क्या करेंगे या बर्दाश्त कर लेंगे चूंकि इत्तेहादी है? ये हमारा राइट है, ये बैठकर पार्टी फैसला करेगी। अब नजर आगे चलती हूँ, बाकी इश्यूज को प्रोग्राम में शामिल करते हैं। 2 साल से ये ऑपोजिशन कह रही है कि आप लोग जो इदारे हैं उनको सियासी इंतकाम के लिए ऑपोजिशन के खिलाफ इस्तेमाल कर रहे हैं। अब साबिक DGI FIA जो हैं बशीर मेमन साहब, उन्होंने भी संगीन इल्जाम लगाए हैं। सर, आप पे इल्जाम लगाने वालों की तादाद बढ़ती क्यों जा रही है? जो मेमन साहब के इल्जाम थे, अगर आप उस क्लिप को पूरे 15 मिनट को जरा गौर से देखें, एक वेल रिहर्स्ड किस्म की तकरीर नजर आ रही थी। मैं यहां से शुरू करूंगा, मैं ऐसे पीक पे जाऊंगा, फिर मैं दरमियान में लोअर पीएस पे आके और एंड यहां पे खत्म करूंगा। उस रिहर्स स्पीच को अगर आप प्लान देखें ना, वो ऐसे लग रहा था कि 2 साल एक बंदा इंतजार करता रहा किसी एक पर्टिकुलर मोमेंट का, और उस मोमेंट के बिल्कुल 2 दिन के बाद उसने आके स्पीच में एक एडेड उसमें वो फ्लूक डाला, स्कूप ऊपर ऐड किया और उसने कौम के सामने रख दिया। अब उसके जरा फैक्ट्स की तरफ गौर करना शुरू करें। उससे पहले अगर आपको एतराज है आप पकड़ लेना उनको, उसके जरा फैक्ट्स पे गौर करना शुरू करें। एतराज अभी आपने उठाया कि मेमन साहब इतने अरसे खामोश रहे, आपको लगता है कि उनके इल्जामात को ये खत्म कर देगा, इल्जामात इससे खत्म हो जाएंगे? सिर्फ 6 महीने पहले भी बोले थे, सिर्फ उनकी बात आपने सुना नहीं, सिर्फ जस्टिस फाइज ईसा के हवाले से नहीं बात की। सिर्फ उनके फैक्ट सुन लेते हैं।
पहली बात वो कह रहे थे कि उन्होंने जाके कहा शहजाद अकबर से कि आप इससे कहते हैं ये जुडिशियल रेफरेंस का जो केस हुआ है इसको आप करें। ये कानून सिर्फ शबीर मेमन जानता है, दुनिया में और किसी को नहीं पता कि किसी भी सुप्रीम कोर्ट के जज के खिलाफ केस FIA नहीं कर सकता, वो कोर्ट के थ्रू जाना है। नंबर 1। अगली बात करते हैं मनी लॉन्ड्रिंग तो वैसे FIA के पास आता है, लेकिन जज के खिलाफ नहीं हो सकता। नंबर 1। नंबर 2, उन्होंने मरियम बीबी का नाम लिया, हमजा शहबाज। मरियम बीबी ऑलरेडी उस वक्त जेल में मौजूद थी जब ये जिस वक्त की ये बात कर रहे हैं, तो कौन सा केस बनना था? सलमान शहबाज मुल्क से बाहर जा चुका था, एक ऑलरेडी जेल में उसके खिलाफ क्या किया? सलमान शहबाज बाहर था, केस नैब में चल रहा था। हमजा शहबीज का केस ऑलरेडी। और सबसे बड़ी बात आर्टिकल 6 का जिसका जिक्र कर रहे हैं, जो कि कैबिनेट ने कहा था कि ख्वाजा आसिफ पे केस होना चाहिए सेडेशन का, ठीक है। और इस पे आपने वो इनकी वो आपने इसके इल्जाम लगाए वजीर आज़म पे, कह रहे थे कि सियासी मुखालिफिन जो ऑपोजिशन के लोग हैं इन पे मुकदमा बनाए जाएं। मेमन साहब का अपना इंटरव्यू देखें जिसमें वो फरमा रहे हैं, पकड़ लो बाद में देखा जाएगा। मेमन साहब का एक प्राइवेट चैनल का इंटरव्यू देखें जिसमें करवाया कि ख्वाजा आसिफ पे आर्टिकल 6 लगना चाहिए, वो खुद उसको जस्टिफाई कर। आज वो कह रहे हैं मुझे प्राइम मिनिस्टर ने कहा। और आखिरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज, अगर इतने ये नामे अनवांटेड थे और हमने फारिग कर दिया, उसके बाद जो नए DG FIA आए पिछले 1.5 साल में हमने कौन से ऐसे केस बनवा दिए? FIA ने कौन सी हुकूमत के मन मर्जी के लोगों को जेलों में डाल दिया? काम आपने नैब से करवा लिए जो आप FIA से करवाना चाहते हैं। अब हम FIA से क्या दुश्मनी? इस वक्त करवा सकते थे ना, उनसे क्या दुश्मनी? अगर उससे नहीं करवा सकते, इस DG से करवा सकते थे। अब तो हमारी मर्जी का DG है, तो वो हमारी बात क्यों नहीं मान रहा है? बशीर मेमन की आपसे क्या दुश्मनी है ये आप समझते हैं? बशीर मेमन के बताने में तो अब्बासी साहब बता सकते हैं कि आगे सेनेटर बनाना है, उसको कहां पे लेके आना, ये तो ये बता सकते हैं। या वो लोग कह रहे जो प्लान हुआ वो तो वो बता सकता है, लेकिन उसकी टाइमिंग बहुत परफेक्ट है, उसकी टोन चेक करें। एक बंदे को शौक होता है, कोई नहीं, वो तो सर बताएंगे, अब्बासी साहब बताएंगे, जिनको डायरेक्टली बेनिफिट तो सबसे ज्यादा बेनिफिट तो उनको हो रहा है। और अच्छा दूसरी बात है, जरदारी साहब को नाम ले रहे थे, सारी दुनिया जानती है कितनी नफरत करते हैं जरदारी साहब। जरदारी साहब के खिलाफ जो केस ओमनी का था वो शबीर मेमन ने बनाया था, तो फिर इसी ने बनाया था, इन्होंने बनाया था। और सबसे बड़ी वो कह रहे हैं कि जी प्राइम मिनिस्टर मुझे कहा कि आज जरदारी तहकीकात, एक रिटायर्ड ऑफिसर कहे कि एक सिटिंग चीफ एग्जीक्यूटिव इल्जाम लगाए, इसी काम में लगे रहे। मतलब इज्जत का नोटिस उनको भेजा है, आपके ख्याल में ये काफी है? उन्होंने इंटेग्रिटी को क्वेश्चन किया है। इट्स हिज स्टेटमेंट अगेंस्ट द प्राइम मिनिस्टर स्टेटमेंट। एक मुल्क का वजीर आज़म कह रहा है कि मेरी उससे मुलाकातें नहीं हुई और वो झूठ बोल रहा है। अब मैं इस बात पे जुडिशियल कमीशन बना दूं, अब वो इतना मोतबर हो गया सर, आपकी वो नहीं है। आप मीडिया के थ्रू उसकी इतनी हाइप क्रिएट है, उसका इतना लेवल ही नहीं है। मोतबर नहीं है, लेकिन प्राइम मिनिस्टर हाउस जो लोग उसका बैकग्राउंड जानते हैं, अगर इस तरह तो सड़क पे हर बंदा कहना शुरू कर दे कि प्राइम मिनिस्टर पे मेरे साथ फलाना इशू है, तो उस पे जुडिशियल कमिशन बनना शुरू हो जाएगा। वो हर बंदा नहीं है, वो एक 22 ग्रेड का एक ऑफिसर है, एक सिंपल इन्वेस्टिगेटर। और इस तरह के 10 लोग प्राइम मिनिस्टर डेली मिलते हैं, जिससे वो डेली बात करता होगा कि ऐसे नहीं और ऐसे कर रहा है। खान साहब ऑपोजिशन में होते ना, तो देखते कि फिर वो क्या हाल करते हैं। कुछ नहीं होने लगा, उनकी स्टेटमेंट और उनकी क्रेडिबिलिटी हम सबको पता है ना, यू नो इट वेल, कि वो इस तरह की सियासत कर ही नहीं सकते। अदालत में लेके जाए ना। हाँ, अकाउंटेबिलिटी उनके लिए वो चाहते हैं, जहां पे इतने सारे इश्यूज, तरीन साहब का इशू चल रहा है, अब ये भी खान साहब की, ये अक्रॉस द बोर्ड। मैं आती हूं तरीन साहब के इशू के ऊपर भी बात करते हैं। सर, तरीन साहब का भी इशू है, लेकिन अगर इल्जामात हैं तो आपको उनको जरूर तहकीकात होनी चाहिए। इनकी क्रेडिबिलिटी पे आप इसके लिए इतना बड़ा डिमांड करनी, इसकी कोई सेंस नहीं बनती। इट्स प्राइम मिनिस्टर ने कल कह दिया तमाम एंकर्स को ऐसा कुछ नहीं है, एंड स्टेटमेंट वेरी वैलिड और सारे झूठ है। ये मैंने सारा आपको सर्टिफाई। सर, ये झूठ कहने से ये केसेस खत्म नहीं हो जाएंगे। आपको ये पता है IG AJ के लगे थे इलेक्शन से कुछ अर्सा पहले 2016 में, और वहां का प्राइम मिनिस्टर कहा इसको फारिग करें, इन्होंने जाके स्टे ले लिया, मैं IG रहूंगा, वहां का इलेक्शन करवा के वहां नून लीग की गवर्नमेंट बना के साथ बादल वापस आप समझते हैं कि उन्होंने जो इल्जाम लगाए वो गलत साबित हो जाएंगे? स्टे लेने की जरूरत, बातों से ये चीजें जस्टिफाइड हो जाएंगी? स्टे लेने की जरूरत, एक IG को डिमांड होती है, एक IG को ट्रांसफर कर दे, उसको स्टे लेने गवर्नमेंट जाने की क्या जरूरत है? वो कोर्ट में क्यों जा रहा है? उसकी मैलाफाइड इंटेंशन है ना। कमीशन बना देना, इतने जुडिशियल कमीशन आप वैसे भी बनाते हैं, अगर बशीर मेमन गलत साबित हो गए तो वजीर आजम का कतकाट बढ़ेगा। ये बताएं का जो आप पे इल्जाम लगता है वो खत्म हो जाएगा। ये बताएं फिर अगले 2 साल में कितने और कमीशन बनाने और कितने ऐसे अफसर उठ के आएंगे बना चुके हैं, कोई नया काम तो नहीं करेंगे। हर 22 ग्रेड का ऑफिसर जो रिटायर होकर जाएगा हमारी गवर्नमेंट में, उसके कहने को लगाएगा तो होना चाहिए। नॉट एट ऑल डजंट मेक एनी सेंस। ये दुनिया में कहां पे इंतकाम का इल्जाम ही लगता रहेगा कि आप एहतसाब नहीं इंतकाम कर रहे हैं। हर IG जो रिटायर होगा, हर चीफ सेक्रेटरी रिटायर होगा, जब नहीं लगाता वो इसलिए क्योंकि वो ऑनरेबल जा रहा है। इनकी अपनी मैलाफाइड इंटेंशन है, इनके फ्यूचर परफॉर्मेंस आपको पता चल जाएंगे अगले 2 साल में। 2 दफा और अब्बास साहब ने उनके करेक्टर, मतलब कि वो कैसे ऑफिसर थे इसके ऊपर बात की। मैं गबूल साहब पहले यही बता दें कि बशीर मेमन कैसे ऑफिसर थे, मतलब ये उनकी शोहरत कैसी थी, ईमानदार थे, मेहनती थे या करप्ट थे? हमने कभी नहीं सुना उनके खिलाफ, जबकि आपसे इख्तिलाफात बहुत थे, इख्तिलाफात थे, लेकिन मैंने कभी नेगेटिव उनके बारे में नहीं सुना। और जो बातें इन्होंने की हैं, देखें कौन
इतना बड़ा जो है स्टैंड लेता है अगेंस्ट द गवर्नमेंट, सिटिंग गवर्नमेंट, अगेंस्ट द प्राइम मिनिस्टर, एक ग्रेड 22 का रिटायर्ड ऑफिसर, उसने इतना बड़ा स्टैंड लेकर आके चैनल में आके उससे जो बातें कही हैं ये झूठ नहीं कही वजह क्या बनी? इतने संगीन इल्जामात लगाए हैं, कोई आशीर्वाद हासिल है किसी का? अब मुझे पता है उसका काम था इल्जाम लगाना। ये शक का इज़हार कर रहे हैं। इन शक का इज़हार ना करें ना, इनका काम है जिस तरह आपने कहा कमीशन, आप दुनिया को तो बताए कि भाई हम पे इल्जामात लग रहे हैं, झूठ है, कमीशन ही बनाते रहे, कोई भी कुछ भी नहीं, घबरा गए, ये फैक्ट है। जो बातें उन्होंने कही टीवी में, ये जो आपके साथ आके बैठते हैं, आप देखें आस्ते 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 आपके चैनल से आपके जितने प्रोग्राम्स हो रहे हैं उनमें से अच्छे अच्छे लोग निकल के जा रहे हैं, क्योंकि हर कोई को अब खौफ है, कहां जा रहे हैं? मैप का नोट भाग रहे हैं ना, मतलब आ ही नहीं रहे, मना किया जा रहा है। मना क्या, डरे हुए बेचारे, क्यों धमकियां दी जाती थी, कौन देता है? यही इदारे क्या आप इस चैनल में आपने ये जो बात बोली तुमको देख लेंगे, फोन जाता है, क्या करेंगे, तो क्या करेंगे उनको? आप मुझे बताए ना, आप मुझे एक चीज बताए, आप अपने प्रोड्यूसर से या कोऑर्डिनेटर से जो पूछे कितने लोगों को फोन करते हैं आप लोग, कितने मना करते हैं जी हम मसरूफियात वगैरह होती है, रमजान का महीना भी है, डरे हुए हैं वो बेचारे, डरे हुए हैं। अच्छा। ये जो हम 2-4 पागल लोग आ जाते हैं ना, मतलब सॉरी माइंड नहीं करना, मतलब ये कि हम इसलिए आते हैं क्योंकि वी डोंट केयर, आप नहीं डरते, वी डोंट गिव अ डैम, आप परवाह नहीं करते ना। फिर बताइए बशीर मेमन के पीछे कौन है? किसके पीछे? इस वक्त में वो बात करना शुरू किया बशीर मेमन ने, इल्जामात लगाए हैं, इस तरह के इल्जामात तो हम रोज लगाते थे। तो इसी तरह बशीर मेमन को, मेरे ख्याल में बशीर मेमन को जो है तहफ़्फ़ुज़ मिलना चाहिए, क्योंकि बशीर मेमन भी अब खतरे में है, और वो बशीर मेमन को जो बातें अभी जो बशीर मेमन ने की हैं उसके ऊपर अगर इसने कमीशन नहीं बनाया इमरान खान ने, तो हम समझेंगे ये दुरुस्त है, बशीर मेमन दुरुस्त है और वो गलत है, तो उसको अपने आप को क्लियर करना चाहिए। बात क्या कर रहे हैं वो, कह रहे हैं कि वज़ीर आज़म कहते हैं कि मैंने तो उनको नहीं कहा कि वो ऑपोजिशन के खिलाफ केसेस बनाएं, और फरोग नसीम भी कह रहे हैं कि उनको 2.5 साल तक वो खामोश रहे, अब उन्हें अचानक याद आ गया वो किसी एजेंडे पे है। तो क्या बशीर मेमन साहब किसी खास वक्त का इंतजार कर रहे थे कि उस वक्त में ये बात की जाए? मैं नहीं समझता खास वक्त का, उनको शायद देखें ना, हर इंसान का जो है, हर इंसान का ज़मीर जो है ना वो टाइमिंग होती है, देर से जागता है, महीना भी था जी, देखिए हर आदमी का ज़मीर का जो है ना टाइमिंग और गैरत का टाइमिंग अलग होता है, देर से उठता है, किसी का ज़मीर जल्दी उठता है, किसी का ज़मीर देर से उठता है, उनका देर से उठा। अब क्या करना चाहिए हुकूमत को? हुकूमत अपने को क्लियर करे ना, कमीशन बनाए, वो तो नहीं बना रहे, वो कह रहे हैं नहीं बनाया। प्राइम मिनिस्टर तो पता नहीं आपका शो देखता है नहीं देखता है, मेरा मैसेज है उसको, भाई आपके ऊपर बड़े धब्बे लग रहे हैं, इन धब्बों को आस्ते आस्ते साफ करो, वरना 2023 में कहीं नजर नहीं आओगे इलेक्शन में। आप इसको धब्बे को साफ करो, आप लोगों को, ये तो मार्शल लगा दौर है, मैं समझता हूँ जनरल ज़िया का मार्शल में एक चीज यही होता था कि डंडा दो और चित्रे मारो और उसको जो है एमपीओ के तहत बंद कर दो, और आज मैं ये दौर देख रहा हूँ। यानी कि आप कह रहे हैं जुडिशल कमीशन बनाना चाहिए या इस अदालत को, उन्हें खुद बशीर मेमन साहब को अदालत ले जाना चाहिए। लेकिन सर मूड नहीं लग रहा इस हुकूमत का और वजीर आजम का, क्या ख्याल है सुप्रीम कोर्ट सो मोटो एक्शन ले सकती है, ये लेना चाहिए उसको इस बात पे? मेरे ख्याल में तो सुप्रीम कोर्ट ने पहले सो मोटो एक्शन लेकर प्राइम मिनिस्टर को घर भेज दिया, तो अभी भी सो मोटो एक्शन ले सकती है। अब देखना ये कि सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस लेते हैं नहीं लेते, देखिए ना, वो तो उनकी मर्जी है, लेकिन प्राइम मिनिस्टर को अपने आप को क्लियर करना चाहिए ना, अभी गंदा प्राइम मिनिस्टर हो रहा है, उसको अपने आप को क्लीन करना चाहिए। आपको लगता है बशीर मेमन साहब इन बातों को, इन इल्जामात को साबित कर सकेंगे? जो बातें उन्होंने वजीर आजम से, आजम खान से, फरोग नसीम से या शहजाद अकबर से, ज़ाहिर है कि प्राइवेट गुफ्तगू हुई होगी ना, तो उसको साबित कर सकेंगे? वैसे इनके पास मुझे नहीं पता कोई एविडेंस होगा, ज़ाहिर है ये जुबानी बातें उनके पास कुछ तो है, सबूत है, कुछ तो सबूत है जिसकी बिना पर उसने आकर ये बातें की हैं, अदरवाइज वो कभी इस तरह की बातें, मैं जानता हूं बशीर मेमन को, वो इस तरह की बातें कभी नहीं करता, उसका कुछ सबूत है जो ये बातें कर रहा है। सिर्फ एक छोटा सा रिस्पॉन्ड कर लेता हूं। अगर शबीर मेमन इतना ज्यादा, वो बशीर मेमन इतना ज्यादा प्रोफाउंड किस्म के क्रेडिबल शख्स है, तो जो ओमनी ग्रुप पे जीआईटी का सरबरा वो था, उन्होंने जरदारी साहब के खिलाफ जो केस बनाया, वो गबूल साहब आज मान जाए कि उस ऑफिसर ने बनाए और वो सारे सच हैं, और वो जो पापड़ वाले अकाउंट में 7 अरब आए थे वो भी सच हैं, और मुश्ताक स्टेनोग्राफर ने 8.5 अरब 8 अरब 30 करोड़, ये मैं इसी मेमन साहब की बात कर रहा हूं, 8 अरब 30 करोड़ मुश्ताक जो वो स्टेनोग्राफर है उसके अकाउंट में आए, और जो क्लिफ्टन में घर लिया ना वो 30H एड्रेस तो आपको याद होगा, वो भी सच्चा है, ये भी मान जाए, इतनी क्रेडिबिलिटी उसके चल रहा है, तो अदालत को साबित करने दो ना। नहीं, हमारे खिलाफ इल्जाम है तो मुअज़्ज़ज़ है, इनके खिलाफ इल्जाम है तो फिर वो चोर हो जाएगा। अदालत में जाओ ना, एक स्टैंडमेंट, आप करेक्टर ढीला वाला चक्कर, अब करेक्टर ढीला वाला, पतली गली से क्यों निकल रहे हो? आपको इसकी तहकीकात करानी चाहिए भारत
जावेद अब्बासी साहब, ये बशीर मेमन साहब क्या नून लीग के आदमी हैं सर? क्योंकि हुकूमत का इल्ज़ाम है उनका झुकाव आपकी तरफ है, और वो ये भी कह रहे हैं कि वो नून लीग के 12वें खिलाड़ी की हैसियत से मैदान में आ रहे हैं और जो कुछ आप लोग चाहते हैं वो कर रहे हैं। देखें, अगर ये बात कोई मेमन साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस या प्रेस टॉक से पहले करते तो कोई बात मान ली जाती। ज़ाहिर इस मुल्क में जब उन्होंने हुकूमत पे इतने सीरियस एलिगेशन लगाए, हुकूमत को ये बात कहने के बजाय कि वो किसके आदमी हैं, वो किसके कहने पे कर रहे हैं, उनके लिए, और उन्होंने खुद भी इनको चैलेंज किया कि आप मेहरबानी करके मुझे अदालत में लेके जाएं, मैं सबूत पेश करूंगा कि ये वज़ीर आज़म हाउस से खिलाफ करें। हुकूमत की बातें क्यों ना करें? पहले मुझे ये बताएं, वो कह रहे हैं सारी उनकी हाई पोस्टिंग्स तो आपके दौरे हुकूमत में मिली। 2014 में उनको आपने DIG मोटरवे लगाया, 2016 में आपने उन्हें IG कश्मीर तैनात किया, 2017 में शाहिद खाकान अब्बासी साहब ने उनको DG FIA लगाया। तो कैसे ना वो ये बात करें कि टिल्ट है आपकी तरफ? हमारे बहुत सारे वजीर इनके बैठे हुए, हमने उनको वजीर बनाया था। हमने इमरान खान साहब को हमें मिलने आ रहे थे ज़मीन की, अगर हम कहें तो वो ज़मीन पंजाब हुकूमत ने अगर दी थी। इसके अलावा बेशुमार ब्यूरोक्रेट्स आज जिनके साथ काम करते रहे, वो सारे ब्यूरोक्रेट्स हमारे साथ बेशुमार वाक़तों में काम करते रहे। क्या मतलब है कि वो सारे मुस्लिम लीग के एजेंडे पे चल रहे हैं? अगर ये बात आप वाली मान लें। नंबर 1। नंबर 2, आप मैं मेमन साहब से पहले की बात करता हूँ। अगर मैं मेमन साहब को भी छोड़ दूँ, 30 सिलेक्टेड MNA और MPs इस हुकूमत के जो अभी भी इनके टिकट पे जीते आए, वो सारे खड़े, उन्होंने कहा कि वज़ीर आज़म हाउस से हमारे खिलाफ साजिश होती है। वज़ीर आज़म के इर्द गिर्द लोग बैठे हुए हैं जो जहांगीर तरीन को टारगेट कर रहे हैं, उस पर जाली केस बनवा रहे हैं, उसके साथ सियासी स्कोर सेटल कर रहे हैं। ये मैं नहीं कह रहा, ये वो बातें हैं जो उनके अपने मैनेजर MP, वो कभी आपने सुनी थी वो बातें? अपोजिशन की तरफ से अगर ये इल्ज़ाम लगता मेरा और पाकिस्तान पीपल पार्टी की तरफ से, जब मैं और कबूल सब लगाते, तो फिर तो आप ये कह सकते थे जी कि ये इनके अपने इंटरेस्ट है, इनके खिलाफ कार्रवाई हो रही है। शहबाज शरीफ और मरियम नवाज ने कुछ ज्यादा जल्दी इस इशू पे अपने बयानात नहीं दे दिए, इसलिए उनको शक हो रहा है कि इनके जरिए आप लोग साजिश कर रहे हैं इस हुकूमत के खिलाफ। मैं ये कह रहा हूँ कि इनके पास कहने के लिए 2 बातें, या तो हमारे लिए इतने स्ट्रांग होते तो कहते ये सच कह रहे हैं। ये कोई कहता है कि कोई सच कह रहा है? अगर ये कहेंगे कि सच नहीं कह रहे तो क्या कहेंगे? ये मुझे और कबूल साहब के ऊपर ही डालेंगे और किसके ऊपर डालेंगे? यानी आप मुझे कैसे सोच कह रहे इतना कानून मुझे भी पता है कि FIA एक जज के खिलाफ तहकीकात नहीं कर सकती है, लेकिन अगर आप फिर भी आप लोग समझते हैं कि वाकई हुकूमत ने जज के खिलाफ तहकीकात के लिए DG FIA, साबिक DG FIA को कहा है, तो बहुत बड़ा मामला है ये। तो सुप्रीम कोर्ट का जुडिशियल कमीशन बनता है, मेमन साहब ये अगर साबित ना कर सका, उसे सजा मौत के तौर पर उसे लटकाना चाहिए, फिर उसे सजा मिलनी चाहिए कि उसने ऐसा क्यों कहा है, क्यों उसने सुप्रीम कोर्ट के एक जज के बारे में अगर ऐसा नहीं किया, और अगर वो साफ है, वो सब कहता है मैं प्रूफ करना चाहता हूं, फिर इस मामले को एक दफा ये मामला किसी न किसी करे क्या जुडिशियल कमीशन ही बनना चाहिए जो आपने मुतालबा किया है वज़ीर आज़म से? वो इसलिए होना चाहिए कि ये मामला सेंसिटिव बहुत जाता है। ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जज के मुतालिक ये बातें की गई। अगर ये मामला कोई और अदारा नहीं कर सकेगा, ना FIA कर सकेगी, ना कोई और अदारा कर सकेगा, सुप्रीम कोर्ट चले जाते हैं। सर, आप एक पिटीशन डालें और आप अदालत से दरखास्त करें कि भाई आप तहकीकात करें, उठाएं, नोटिस लें इस चीज का। जिनके ऊपर इल्जाम लगा है, जिनके बारे में उन्होंने कहा है कि मुझे बुला के कहा गया कि सिटिंग जज के बारे में आप ये करें, ये इल्जाम हमारे ऊपर तो नहीं लगा ना, तो आप चले जाएं ना सुप्रीम कोर्ट। हम क्यों चले जाएं? जिनके ऊपर इल्जाम लगा, अगर प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान अपने आप को, या जिस तरह अब्बास साहब कह रहे हैं कि अगर ये समझते हैं कि उन्होंने गलत बयानी की, ये तो यही कह रहे हैं ना, ये उनकी क्रेडिबिलिटी को चैलेंज करें। होना ये चाहिए था कि जब इन्होंने इनको हटाया, आज से कुछ अर्सा पहले उन्होंने एक इंटरव्यू दिया था, ये आकर उस वक्त लोगों को बताते हैं ना कि इनका ये माजी ये रहा है। 6 महीने पहले बड़ी बात 6 महीने उन्होंने बातें दी, आके बताते हैं ना लोगों को कि उनका माजी ये रहा है, ये गलत बयानी करते रहे हैं, ये जो आज कह रहे हैं। कुछ दिन की थी इन्होंने वैसे ये बातें उस वक्त सर टॉक शोज में की थी, हमने बात की, थोड़ी बहुत की थी इन्होंने बातें, लेकिन खामोश हो गए। किसी ने की होगी शायद, हमारी नजर से PTI ने। मैं कहता हूं कि इनके खिलाफ उस वक्त एक्शन होना चाहिए था ना। आज मेहरबानी करके अब अगर ये अदालत में नहीं लेके जाते तो सर क्या ये मुमकिन है कि सेनेट या कौमी असेंबली की कोई कमेटी बशीर मेमन साहब को तलब करके और उनसे कह जी सबूत ला के रखे ना सामने? ला क्या कहता है? ला ये कहता है कि अगर आप मेरे पे एलिगेशन लगाती हैं, मैं इसकी कोई क्लैरिफिकेशन नहीं दे सकता, मैं अगर अपना आपको सफाई पेश नहीं कर सकता, तो ये एलिगेशन है मेरे ऊपर इसी तरह मेरे ऊपर मॉरली मेरे पर बाउंड रहेंगे कि मेरे पर रहेंगे। अब मेरे ऊपर चूंकि अगर एलिगेशन लगे हैं तो मुझे जरूरी है कि मुझे किसी उस कोर्ट में जाना चाहिए, किसी अदालत में जाना चाहिए, इनको किसी अदालत में ले जाना चाहिए और साबित करना चाहिए कि इस आदमी ने जो ये एलिगेशन देखें छोटा नहीं है, ये एलिगेशन 2 ऑफिस के ऊपर है। ठीक है, प्राइम मिनिस्टर का ऑफिस, इमरान खान साहब या कोई भी, ये बहुत बड़ा ऑफिस है प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान का, सबसे बड़ा ऑफिस। दूसरा ये मामला है कि ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के मतलब है। ये दोनों अगर ये इस मामले पे क्लैरिटी नहीं कराएंगे, ये कंफ्यूजन पैदा करेंगे। ये चीजें ये मुल्क के इंटरेस्ट में नहीं है, ये अदारों के इंटरेस्ट में नहीं है, लिहाजा मेहरबानी करके ये करवाएं।
सुप्रीम कोर्ट के जजेस उनको कहें कि आप एविडेंस लेके आए, वो इन दूसरे जज साहिबान जिनको उनको अनौथ बुलाएंगे, उनको कहेंगे आप अपनी स्टेटमेंट देखें। जितने आदमियों को उन्होंने नाम दिया वो सारे वो आदमी जो हुकूमत के साथ खड़े हैं, मेमन का साहब के साथ भी कोई खड़ा नहीं है ना। तो अगर ये सारे लोग वहां अदालत के अंदर ओथ मुकरेंगे, कहेंगे कि ये गलत है, उसके पास एविडेंस नहीं होगी, सुप्रीम कोर्ट फिर उनके लिए ऐसी सजा मुतय्यन करे कि आइंदा कोई आदमी ऐसा एलिगेशन ना लगा सके। हाँ, बात फिर वो ये एक आखिरी अल्फाज, अगर ये एलिगेशन सिर्फ प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान पे होते, ये एलिगेशन ये कहते हैं कि मुझे प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान ने बुला के अपोजिशन के मुतल्लिक कहा है, उन्होंने मुझे बुला के कहा है कि साफियों के खिलाफ करें, उन्होंने मुझे कहा है कि ये जो हमारे ओमनी ग्रुप है उसके खिलाफ करे, खैर है, फिर ये तहकीकात ना भी करते तो खैर है। ये मामला इसलिए बड़ा सेंसिटिव है, ऊपर के लेवल की बात है, मामला ऊपर का नहीं, ये मामला सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के कमिंग चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के मुताबिक। ठीक, मैं आखिर में जरा जहांगीर तरीन के हवाले से एक बात कर लूं। राइट सर, जहांगीर तरीन साहब की जो ग्रुप है उनकी वजीर आजम से मुलाकात हो चुकी है और वजीर आजम कहते हैं कि उनके साथ इंसाफ होगा। क्या अब ये समझा जाए कि वजीर आजम सियासी तौर पर किसी न किसी तरह ब्लैकमेल हुए हैं और जो मुकदमात हैं जहांगीर तरीन की, क्या उनको रिवर्स गेयर लग सकता है? अगर आपने कल स्टडी किया हो, जब एंकर्स और मीडिया पर्सन उन्होंने बड़ा क्लियरली कहा था कि उनसे मुलाकात का मकसद एक तो मेल्टिंग ऑफ द आइस था, क्योंकि वो लोग बाहर फेरे थे, आई जस्ट वांटेड टू सी देम, मुजरिम हुए तो सजा मिलेगी। नहीं, दूसरा उन्होंने कहा कि अगर वो समझते हैं कि पॉलिटिकल स्कोरिंग हो रही है या पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन हो रही है, तो उस एंगल के लिए उन्होंने बैरिस्टर अली जफर कहा कि देखो इन जो पूरे मुकदमात में इसमें कोई ऐसा प्रेशर या ऐसी कोई इंस्ट्रक्शंस तो पास नहीं की गई, सिर्फ उस एंगल। अदरवाइज देखें, अगर ये काम करना ही होता तो ये काम करने के बहुत से तरीके थे और पहले छुप छुपा के भी किए जा सकते थे, लेकिन प्राइम मिनिस्टर का जो एक नैरेटिव है ना अक्रॉस बोर्ड अकाउंटेबिलिटी, वो तो हम खुद समझते हैं, जिस वक्त हमने स्टेप बैक किया हमारी अपनी क्रेडिबिलिटी एट स्टेक आ जाएगी। लेकिन वज़ीर आज़म कहते हैं हमारे मुल्क में ताकतवर कमजोरों के लिए कानून होना चाहिए। वैसे मैं एक आपसे वैसे ही सवाल कर रही हूँ, एक आम आदमी यहाँ पे जिस पे मुकदमात हो, क्या उसको ये सहूलत मिलती है कि वो उसका कोई नुमाइंदा ही वज़ीर आज़म से मुलाकात कर ले और अपने मुकदमात में सहूलत? पार्लियामेंटेरियंस अपने इश्यूज को लेके अपने चीफ एग्जीक्यूटिव को मिलते रहते हैं। हम लोग हर एमएनए अपने हल्के के इश्यूज लेके, वो भी इलेक्टेड पार्लियामेंट। आपको ये पता है जितने लोग प्राइम मिनिस्टर से मिले सारे इलेक्टेड लोग थे, कोई आम आवाम नहीं गया। तो उन्होंने कहा हमारा एक इशू है और वो नहीं, वो पब्लिक है, वो समझते थे कि वो समझते हैं कि पब्लिक एक लार्ज का एक इशू है जो कि कल को एक प्रॉब्लम बन सकता है, आप इस इशू को एड्रेस करें। तो ये तो रिप्रेजेंटेटिव कहीं भी उठा सकता है, और अगर आपको उनके मिलने पे एतराज है या उनके एड्रेस करने पे एतराज है तो मैं माफिया का वर्ड वज़ीर आज़म ने जहांगीर तरीन के लिए इस्तेमाल किया कि वो माफिया का हिस्सा है। उन्होंने पूरी शुगर इंडस्ट्री का कहा था, आपने आउट ऑफ द जवाब को आउट ऑफ द कॉन्टेक्स्ट उठाया। उन्होंने कहा पूरी इंडस्ट्री 80 शुगर मिले जिसमें से सिर्फ 9 का फोरेंसिक ऑडिट हुआ, 9 का फोरेंसिक ऑडिट हुआ था, उसमें से उनकी 3 सिलेक्ट हो गई थी। खिलाफ आपने कार्रवाई नहीं की, एक माफिया के खिलाफ आपने रिपोर्ट जरूर पब्लिश की है। आपको किसी वजीर को काबिनेट ओमनी के खिलाफ, ओमनी शुगर के खिलाफ चल रही है, रमजान शुगर के खिलाफ चल रही है, ऑपोजिशन है, जहांगीर तरीन साहब चल रही है, मैं हुकूमत की बात कर रही हूं, जहांगीर तरीन के खिलाफ चल रही है, माफियाज बैठे हैं ऑपोजिशन। इंडस शुगर मिल दरेशक सबान की, उसके खिलाफ कार्रवाई चल रही है। और कितने 9 मिले थी टोटल सिलेक्ट होने, कितने मिले सिलेक्ट करनी? क्यों आपको एतराज है? पारस, मैंने इमरान खान को 2 दफा बहुत ही मजबूर देखा, दो जगहों पर। एक, इमरान खान जब सेनेट का इलेक्शन हारा जी, उसने उन 16 एमएनएस के खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया। एंड ही न्यू कि वो 16 एमएनएस कौन है, उसके पास लिस्ट है, उसको पता है, नहीं लिया सिर्फ अपनी सीट बचाने के लिए। उस वक्त मैंने उस शख्स को बड़ा मजबूर देखा, वो एक मजबूर प्राइम मिनिस्टर है। दूसरा, जहांगीर तरीन के इशू में, एक सेकंड, वो खौफजदा हुए जहांगीर तरीन से, कहीं उनकी हुकूमत ना गिरा दें? जाहिर है, जब एक बंदे के पास 30 से 40 मेंबर्स हैं, तो वो मैं समझता हूं कि जहांगीर तरीन के खिलाफ, अगर देखे कैश 22 सिचुएशन में फंस गया है, आगे भी खड्डा पीछे भी खड्डा। अब इमरान खान जाए तो कहां? मुझे बताया, अगर जहांगीर तरीन के खिलाफ एक्शन लेता है तो हुकूमत गिर जाती है, नहीं लेता है तो हम उसके पीछे पड़ जाएंगे कि भाई अगर आप जहांगीर तरीन को कहते हैं इंसाफ होगा, Who is the Prime Minister to say कि इंसाफ होगा? ये तो इदारों का काम है कि इंसाफ होगा। तो एनआरओ दे दिया प्राइम मिनिस्टर ने उनको, फिर एनआरओ खुद ले रहा है। उन्होंने कहा इंसाफ होगा, इंसाफ तो मतलब एनआरओ देना या लेना तो नहीं होता। देना नहीं है, वो लेने के चक्कर में है। अब मुझे बता, इमरान खान को मेरा एक एडवाइस है, ऐसी हुकूमत से अच्छा है कसम से इस्तीफा देके घर बैठ जाए, उसकी बड़ी इज्जत होगी। उसकी रीजन ये होगी कि अभी फिर भी लोग कहेंगे, फिर भी उनका ग्राफ जो है ना थोड़ा बहुत जितना भी नीचे आया, जैसे बाई इलेक्शन में आप देख रहे हैं, लोग बोलेंगे कि यार कम से कम स्टैंड लिया और उसने ये प्रेशर में नहीं आया, ब्लैकमेल नहीं हुआ और वो घर चला गया। जिस तरीके से सेनेट के इलेक्शन में उस आपको पता है ना, डिसॉल्व कर रहा था असेंबली। सेनेट के इलेक्शन जब हारा तो वो असेंबली डिसॉल्व कर रहा था, लेकिन चंद हमारे जो उसके साथी हैं उन्होंने कहा नहीं, आप डिसॉल्व नहीं करें, आप और मजबूत हो जाएंगे।
ये और मजबूत हो सर, रहे इस मुलाकात के बाद जहांगीर तरीन के हवाले से आपको लगता है कि बस अब केसेस खत्म हो जाएंगे या केसेस उसी तरह आगे चलेंगे और जहांगीर तरीन को सजा हो सकती है? देखें, जहांगीर तरीन के खिलाफ जो मवाद इनके पास है, जो एक प्राइवेट चैनल में चलवाया गया, उसके बाद तो मैं समझता हूँ कि कुछ बात बचा ही नहीं। किसने चलवाया था? जिसने भी चलवाया, जिसने देखें, प्राइम मिनिस्टर हाउस से मैं पहले दिन से कहता था, प्राइम मिनिस्टर हाउस से रोजाना 10-12 की लिस्टें जाती है कि अभी इनको टाइट करो। जहांगीर तरीन ने कुछ लोगों के नाम लिए हैं कि मुझे सब पता है ये मेरे खिलाफ साजिशें कर रहे होते हैं। क्या वही लोग हैं? उसने ये वही लोग हैं। कौन से? आप जिन्होंने नाम क्या नाम लिया? जहांगीर तरीन ने नाम लिए ना। क्या नाम लिए थे? जहांगीर तरीन ने प्राइम मिनिस्टर हाउस से जहांगीर तरीन ने आजम खान का नाम लिया, जहांगीर तरीन शहजाद अकबर का नाम लिया। जहांगीर तरीन ने जो नाम लिए, ये लोग अपने आप को क्लियर करें ना। क्यों दूर करना चाहते हैं प्राइम मिनिस्टर से जहांगीर तरीन? प्राइम मिनिस्टर, देखें, प्राइम मिनिस्टर एक सियासी बंदा नहीं है, वो एक सीधा बंदा है। मैं उसको सीधा बंदा कहूंगा साजिश कर रहे हैं, क्योंकि मैं उसको 20 साल से जानता हूं। वो बंदा एक सीधा बंदा है और वो उसके कान का बड़ा कच्चा है, वो जल्दी लोगों की बातों में भी आ जाता है। अगर कोई साथ में जाके बोल देना, यार ये सेनेटर साहब ने आपके लिए ये बात बोली, इसको टाइट करो, अच्छा ये बोला टाइट करो इसको, वो सोचता नहीं इसका रिपरकशन क्या होगा। ऐसे बड़े बड़े गलत फैसले भी हो जाते हैं, बाद में मैं सोचता हूं उनके बारे में, जैसे कि मैं टिकट वगैरह दे देता हूं। अभी भी वक्त है, अभी भी 2.5 साल है उनके पास। राइट। जावेद अब्बासी साहब, आप लोग क्यों इल्जाम लगा रहे हैं इमरान खान पे कि वो तरीन के दबाव में आ गए हैं? ऑन अब्बास साहब बात तो सही कर रहे हैं कि वो अपने ही लोगों से मुलाकात उन्होंने की है ना, कि अगर अपने ही लोगों से मिलकर प्राइम मिनिस्टर उनके रिजर्वेशंस दूर नहीं करेंगे तो कौन करेगा? देखिए, ये एलिगेशन भी उनके अपने लोगों ने लगाए थे। ये वो सारे लोग हैं जो जहांगीर तरीन साहब के साथ खड़े हुए हैं जी। इन लोगों ने कहा कि हमारे साथ उन आदमियों का नाम लिया जिनका बशीर मेमन ने भी नाम लिया। ये नाम बिल्कुल एक ही नाम है। बशीर मेमन ने भी कहा है, आजम खान था बैठा हुआ था हमारे साथ, क्या नाम था दूसरा, शहजाद अकबर था, और उसने भी, उन्होंने भी यही नाम ले रहे थे कि ये बैठे हुए हमारे खिलाफ केसेस बना रहे हैं। अगर वो MNAs या MPAs जो मेंबरान थे वो ये कहते कि वज़ीर आज़म साहब ने जहांगीर तरीन के खिलाफ इंक्वायरी शुरू की है, हमें पक्का यकीन है कि इसके साथ ज्यादती नहीं होगी और फ्री एंड फेयर ट्रायल होना चाहिए इसका, उन्होंने ये नहीं कहा। उन्होंने क्या कहा है, जहांगीर तरीन साहब ने कहा कि नहीं, उन्होंने कहा कि हमारे खिलाफ पर्चे यहाँ दर्ज करवाए गए, FIA से दर्ज इस्लामाबाद में हुआ था, हमारे केसेस यहाँ बनाए गए, हमारे ऊपर जो केसेस था चीनी वाला वो केस नहीं हो रहा था, हमारे मनी लॉन्ड्रिंग और बाकी केसेस हमारे वो लगा दिए। चीनी उसका तो जिक्र ही नहीं है स्कैंडल का। ये वो सीरियस एलिगेशन थे। फिर शाह महमूद कुरैशी साहब ने कहा कि एक तरफ हो जाए बल्ले वाले जो राइट साइड है, जो उन्होंने हमारे साथ खड़े हुए उनके साथ खड़े होने वाला है। तो फिर आपने यार इतनी बड़ी धमकी दी तो कुछ देर इंतजार करते। उसी दिन सुबह आपने सबको बुलाया, हमें नहीं पता कि अंदर क्या हुआ। बाहर निकले तो रियाज साहब ने क्या कहा, उसने कहा हमारी दोनों बातें उन्होंने मान ली। क्या कहा उन्होंने? वो एक तो उन्होंने कहा डॉक्टर रिजवान को भी हटा दिया गया है, लेकिन वो वजीर आजम ने, उन्होंने फिर राजा रियाज साहब गलत बयान नहीं कर रहे थे, वजीर आजम ने तरदीद की, हटाया नहीं है। उनके साथ वो अबू बकर एक और ऑफिसर है, उनको शामिल कर दिया। हमें नहीं पता। जब वो बाहर आए, प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, उन्होंने कहा हम 2 बातें लेके गए थे, दोनों बातें उन्होंने डाल ली। एक बात हम ये लेके गए थे कि जो FIA का ऑफिसर है जिसको फौरी, तो उन्होंने दूसरा हमने कहा था कि इसको शहजाद अकबर देख रहा है और ये जाती तौर पर ये मामला खराब कर रहा है, लिहाजा आप इस पे अली जफर को दे दें। अभी खान साहब ने एक बड़ी अच्छी बात की, आपने सुनी नहीं, उन्होंने कहा हम इन लोगों से इसलिए मिले थे कि हम चाहते थे कि जो आइस मेल्ट हो जाए। यानी मेल्ट होने का मतलब है वो लोग जो हमसे निकल गए हाथ से, इनको वापस लेके आए। असल में ये मामला ये था कि इन्होंने पहले बड़ी कोशिश की कि वो जो MNAs या गवर्नर से, नहीं उन्हें गवर्नर से मिलवा दें, किसी और से मिलवा दें, ठंडा हो जाए। जब उन्होंने धमकी दी कि हम ये बजट आने वाला है, हम किसी तौर पर नहीं पेश कर, और अभी भी बहुत बड़ा खतरा है, इन्होंने फिर उनकी सारी बातें मान के चीजों को। बहरहाल आप जो जहांगीर तरीन को मशवरे दे रहे थे ना, अपने साथ मिलाने की बातें कर रहे थे, मरियम नवाज कह रही थी जहांगीर तरीन के साथ ही मेरे साथ राब्ते में, और इमरान खान ने गेम पलट दी आप लोगों की, आपकी भी और हमारा उनसे कोई रब्ता नहीं था। ये मामला उनकी अपनी पार्टी के दरमियान है। एक आपने भी की, इनकी पार्टी की कोशिश थी बहुत ज्यादा। जहांगीर तरीन साहब इज अक्यूज्ड इन दिस केस, मैं उसकी बात तो बिल्कुल नहीं करूंगा, लेकिन वो 30 MNAs और MPAs ने जो बातें की है, हर वो बात उन्होंने की है जो पिछले 5-4-2.5 सालों में मुस्लिम लीग और पीपल पार्टी कह रही थी कि ये केसेस बना रहे हैं, ये नैब को इस्तेमाल कर रहे हैं, ये FIA का, और ना सिर्फ उन्होंने की, बशीर मेमन ने उसके ऊपर मोहर लगा दी है। अब ये जिसमें पाकिस्तान को भी बताएं, सबको पता है कि वज़ीर आज़म हाउस में से ना महंगाई खत्म हो रही है, ना बेरोजगारी खत्म हो रही है, ना आटे का बुरान खत्म हो रहा है, ना तुम्हें सिर्फ अपने अपोनेंट को बुला के अफसरों को कह रहे हैं कि इनकी पगड़ियां उछालो, इन पे केस बंद करो, इनको अंदर करो, उस पर लगे हुए। वज़ीर आज़म आपके दोस्त है ना, जब आप PTI पे जाने के लिए बातें कर रहे हैं, आपकी खबरें हो रही थी, वज़ीर आज़म क्या वाकई इतने इंतकाम पसंद है? वज़ीर आज़म को लोग जो एडवाइस देते हैं ना कि ये लोग जो है आपके खिलाफ है, तो वज़ीर आज़म सोचता नहीं है, तो फिर वो कहता है कि
पकड़ लो बाद वो में जो देखा 3-4 जाएगा। आदमी जो है वो जिनकी जहांगीर तरीन साहब प्राइम मिनिस्टर इमरान खान के बारे में व्यूज लेने के लिए लास्ट- कबूल साहब मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ आपने इनसे इनका व्यू ले लिया प्राइम मिनिस्टर के हाँ, बारे क्योंकि में आपसे ही हैज ऑल द ज्यादा राइट जानते हैंड टू से मैं शुक्र अदा करता हूँ कि डॉक्टर रिजवान वाला इशू रिजॉल्व हो गया अगर वो फारिग क्योंकि 2 दिन में मुस्लिम नून के तमाम दोस्तों को डॉक्टर रिजवान का जवाब देता है नहीं तो आज उसने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी थी और मेमन साहब की जगह डॉक्टर रिजवान को बैठे डिफेंड कर रहे होते इनके सामने कि उसको फारिग नहीं किया एजेंसी सारी काम कर रही है नहीं, पर उन्होंने कहा है। राजा रियाज ने कहा। राजा रियाज ने गलत दो कहा। दिन इन्होंने बिल्कुल। प्राइम मिनिस्टर ने मान लिया। रियाज की स्टेटमेंट वाज क्रेडिबल देन अगेंस्ट शहजाद अकबर या एफआईए किसी ने और 2 दिन मैंने जस्टिफाई सर, वो कर रिजवान कहते हैं नहीं वज़ीर-ए-आज़म ने वज़ीर-ए-आज़म ने खुद अब्बासी साहब ने मेरे प्रोग्राम में ऐसी तैसी करी रिजवान चला गया रिजवान के लिए इतना रोना यकीन नहीं रहा जो- प्राइम मिनिस्टर को सर, प्राइम मिनिस्टर ने राजा रियाज को कहा राजा देखिए, रियाज ने आके मीडिया के सामने कह दिया एक डॉक्टर रिजवान के इशू के ऊपर नहीं, 2 दिन हमने राजा रियाज के खिलाफ अब हम एक्शन मेमन लेना, में उसने करेंगे क्यों बयानी की? आप कह देना राजा रियाज ने गलत बयानी की। मैं राजा रियाज से गलत बयानी की होगी इसमें कौन सी बड़ी बात की राजा होगी, रियाज के नहीं, लिए आप कौन सा बोले ना issue यार, है? लेकिन लेकिन हम इशू इतना ये है बोल के कि वज़ीर आज़म ने कहा मुझे- नॉन इशू को इशू बनाते हैं राहत को आके जनाब एक और- उसने देखा, शुगर दोनों लगता है और बातें उसके या बाद राजा समाज रियाज में झूठा है या तो फिर सर अगर प्राइम आप नॉन मिनिस्टर इश्यूज को और इश्यूज ना बनाएंगे तो हैरानी की यकीन बात करें है- कि आपकी तवज्जो महंगाई पे और मजे की आवाम बात का है सांस गबोल पे। साहब ने 20 साल उनके साथ गुजारे हैं ये उनकी क्रेडिबिलिटी की स्टेटमेंट दे सकते हैं यहाँ पे ये उनकी फेथ की स्टेटमेंट ये उसकी दयानतदारी की स्टेटमेंट दे मैंने सकते हैं कितनी दफा ये सब कहा कुछ कह सकते हैं वो इमरान ईमानदार है वो खान दयानतदार है एक- और सुनो हलफ ना, नहीं, वो कहते हैं मैंने इमरान कितनी दफा कहा है और काश ये हलफ वो जरदारी साहब सुनो के लिए मैं भी दे कितनी दफा कहा है कि इमरान खान जो सरदारी साहब के लिए है हलफ दे दे। स्ट्रेट आदमी है इमरान खान सीधा आदमी है इमरान टाइम खत्म हो खान गया। गोला आदमी है दयानतदार और है। उसको बेवकूफ बनाने वाले क्या बहुत ये है सारे अल्फाज जरदारी साहब के लिए भी एक दफा बोल दें कि जरदारी साहब दयानतदार आदमी हैं भोले आदमी हैं नहीं और जरदारी कहते हैं- साहब को इमरान खान से इसलिए ना मिला है क्योंकि जरदारी साहब एक सियासी दिमाग रखने वाला आदमी है और सियासी दिमाग रखने वाला आदमी जो है ना सियासत करना जानता है इमरान खान जो है ना वो मेरे ख्याल में कि उसको सियासत उसकी बस की बात है जावेद अब्बासी साहब, नबील कबूल साहब और रौनक अब्बास साहब बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका। पारस जहां से इजाजत दीजिए अल्लाह ने के बाद।